जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का द करंट अफेयर शो में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 13 दिसंबर का करंट अफेयर। बच्चों, ये है नॉलेज का बाप और इस वीडियो में आपको बहुत कमाल के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख के रख लो और छाप लो कि ये क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत अच्छे मोटिवेशन थॉट से। और आपके सामने थॉट आ चुका है। थॉट्स है कि ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। विश्वास नहीं होता तो हवाई जहाज को ही देख लीजिए। मुझे ये बहुत गहराई वाली बात है कि यहाँ पर बोला गया है कि ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। आप इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग देख रहे हैं बच्चे, वो सब क्या है? वो मेरे जिगर के टुकड़ों, वो सब जो है वो उन्होंने जमीनी मेहनत की है। उन्होंने अपने आप को वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत संघर्ष किया है और उन्होंने जमीनी लेवल पर काम किया है। तो उन्होंने अपने आप को इस काबिल बना लिया है कि अब वो ऊंचाई पर उड़ते हैं। और जिनको ऊंचाई के बारे में पता होता है वो गहराई के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो आप जरूर इस थॉट को बिल्कुल अपने दिमाग में रखना। और अगर आपको इस दुनिया में कुछ अच्छा करना है, आपको सफल होना है, तो आपको सबसे पहले जमीन पर मेहनत करना पड़ेगी। एक आपको जमीन पर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन जो है बड़ा शानदार क्वेश्चन है और बोला गया है कि नई गणना के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया यार, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कैसे बढ़ गई और ये तो पहले जो थी वही होना चाहिए था। ठीक है, नहीं बच्चों, ये हो चुका है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऑप्शंस दिए, आपके पास ऑप्शंस काफी सारे हैं। और आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन क्या है एक्चुअल में, असली में आंसर क्या है। तो असल में जो आंसर है इसका वो ये है 8,848.86। ठीक है बच्चे, तो पहले जो था, पहले सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई थी वो 8848 थी। सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो थी वो 8848 थी। लेकिन अभी बढ़ोतरी हो चुकी है। और बढ़ोतरी क्या है? 0.86 की बढ़ोतरी है। ठीक है बच्चे, 0.86 की बढ़ोतरी है, 0.86 की बढ़ोतरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चा भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हो कि माउंट एवरेस्ट की जो नई ऊंचाई है वो 8,848.86 है। पिछले माप से 0.86 मीटर अधिक है। ठीक है बच्चे, ये बढ़िया सा फोटो देख रहे होंगे आप, बहुत खूबसूरत सा माउंट एवरेस्ट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। और अब यहाँ पर जो है ये कैसे हुआ और किसने इसकी नाप की है और किसने घोषणा की है, तो नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से इसकी नई ऊंचाई की घोषणा की गई है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखना। थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ और मैं आपको बता दूं कि ये ऊंचाई की नापतोल और ऊंचाई नापने की जो सीरीज चालू हुई है ये कहाँ से हुई है। तो 1800 के बाद ये ऊंचाइयां पता करना शुरू करी। 1800 के पहले तो नहीं पता था कि कौन सा पहाड़, कौन सा पर्वत है ना, कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, ये कुछ नहीं पता था। तो 1802 में जो ब्रिटिश सरकार है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने कुछ ज्योग्राफियर और मैथमेटिशियन को माउंट एवरेस्ट की जो है, हिमालय की जो चोटियों को नापने का जिम्मा सौंपा। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे। क्या नाम था प्रोजेक्ट का नाम? बिल्कुल ध्यान रखना, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? तो द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे। ये जो नापने की, जो हिमालय को नापने की जो शुरुआत हुई है, वो इस सर्वे को, इस प्रोजेक्ट को नाम दिया था द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे। और ये कब शुरुआत हुई थी? तो 1802 में। बिल्कुल ध्यान रखना कि 1802 में पहली बार एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था हिमालय को नापने के लिए और ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था। और इसकी जो कमान सौंपी गई थी वो बंदा ये था, जिसको एक कमान सौंपी गई थी। इस सर्वे की कमान और इस प्रोजेक्ट की कमान अगर हम बोले तो किसको सौंपी गई थी? वो जॉर्ज एवरेस्ट, इनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। 1806 में इनको कमान सौंपी गई थी बस। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है।
1806 में इनको कमान सौंपी गई थी और इन्होंने शुरू किया था हिमालय को नापने की क्षमता को, हिमालय को नापने की एक सीरीज इन्होंने शुरू की थी। ठीक है, और ये अपना लगातार काम करते रहे और इन्होंने 1843 में इनका क्या हुआ, रिटायरमेंट हुआ। 1843 में जब इनका रिटायरमेंट हुआ है ना, तो इसके बाद इसकी कमान सौंपी गई, जो इसकी कमान है वो सौंपी गई एंड्रयू वाग। ठीक है, एंड्रयू वाग को सौंपी गई और 1847 के अंत में तो उनको ये पता चला, एंड्रयू वाग को ये पता चला कि नहीं यार, बहुत सारी चोटियां हैं, है ना, बहुत सारी चोटियां हैं, है ना। कंचनजंगा का नाम सुना होगा आपने, उसके अलावा आपने K2 का नाम सुना होगा। ठीक है, और आपको बहुत सारी चोटियों के बारे में पता होगा। ठीक है, तो 1847 के अंत में इनको ये पता चला कि नहीं, एक और चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और यही सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंचाई पर है चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इन्होंने एंड्रयू वाग ने ही इसका नाम रखा था एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और किसके नाम से रखा था बच्चों, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से रखा था। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना मेरे जिगर के टुकड़ों, इस चीज को बिल्कुल याद रखना, है ना, मेरे कलेजे की छिलको जरूर याद रखना इस चीज को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन है 2024 में पेरिस ओलंपिक में कौन सा नृत्य रूप अपना ओलंपिक आगाज करेगा। अरे बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है यार, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको एक बात और समझ में आ गई कि पहली बार कोई नृत्य शामिल हुआ है ओलंपिक्स में, और कौन सा नृत्य है, तो याद रखना ब्रेक डांस। ठीक है, कौन सा नृत्य है बच्चे, ब्रेक डांस। ब्रेक डांस आपने सुना होगा, जो माइकल जैक्सन है वो भी ब्रेक डांस करते थे और उनका स्पेशली वो था ब्रेक डांस। ठीक है, बहुत शानदार ब्रेक डांस करते थे। और आप जो भी डांसर है, आप जो भी रियलिटी शो देखते होंगे, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा डांस देखते होंगे। ठीक है, चलिए तो अगला मैं इसके बारे में बता दूं, ओलंपिक्स के बारे में कुछ बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओलंपिक्स क्या है, तो 2020 नहीं, सॉरी 2021 की, कोई 20 तो निकल गया कोविड में। ठीक है, तो समर ओलंपिक्स जो है वो सबसे पहले टोक्यो जापान में। ठीक है, ये आपकी डेट है। 2022 में कहाँ होने वाला है, बीजिंग चाइना। ठीक है, 2024 में पेरिस फ्रांस, बिल्कुल 2024 में पेरिस फ्रांस। अभी जिसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, पेरिस ओलंपिक में कौन सा ओलंपिक आगाज करेगा, शुरुआत भी इस डांस से होगी और उस डांस का नाम है ब्रेक डांस। ठीक है, चलिए 2026 की बात करें तो 2026 में इटली में होने वाला है। ठीक है, और 2028 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में होने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए एक ऐप शुरू की है। ओ भैया, एक ऐप शुरू कर दी है, किसकी डिलीवरी करना है, कोविड-19। आपको पता है कि काफ़ी इफेक्टिव, मतलब बहुत इफेक्टिव रहा ये, और काफ़ी प्रॉब्लम्स रही इसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से, और अभी तक चली रही है। ठीक है, तो कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए एक ऐप शुरू की है, डिलीवरी के लिए ऐप शुरू की है, जिसका नाम क्या है, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, तो भैया मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वैक्सीन की डिलीवरी के लिए जो ऐप शुरू की गई है, उसके लिए सबसे पहले क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको वैक्सीन चाहिए, है ना, कोविड-19 के लिए आपको वैक्सीन चाहिए, तो उसके लिए आपको जो ऐप है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, और उस ऐप पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखना। और अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हम बार बार बोलते हैं कोरोना से जीतेंगे, कोरोना से जीतेंगे, कोरोना से जीतेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ऑप्शन, कोविन। क्या दिख रहा है आपको, कोविन। ठीक है, इसका मतलब जीतेंगे। तो ऐप का नाम क्या होगा बच्चे, ऐप का नाम है कोविन। तो कोविन नाम से वैक्सीन की डिलीवरी के लिए ऐप किसने है, भारत सरकार, मतलब सॉरी केंद्र सरकार, यानी भारत सरकार, केंद्र सरकार ने लॉन्च की है एक एप्लीकेशन। ठीक है, और आपने इसके पहले आपने एक और सुना होगा, आरोग्य सेतु। कौन सी ऐप के बारे में सुना होगा आपने, आरोग्य सेतु। राइटिंग पे मत जाना, भावनाओं को समझो, राइटिंग बड़ी गंदी है। ठीक है, आरोग्य सेतु, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो आपको पता है कि 22 अप्रैल को हुई थी। याद रखना इसको, 2020 में 22 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई थी। आरोग्य सेतु को लॉन्च किया गया था 22 अप्रैल 2020 को। अच्छा, इसमें और भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको,
यहाँ पर कोवैक्सीन कोवैक्सीन भारत बायोटेक ये कंपनी है बॉस। और कोवैक्सीन क्या है? ये वैक्सीन का नाम है जो भारत ने बनाया है, और भारत बायोटेक कंपनी ने इसको बनाया है, जो कहाँ की है? तो जो वो है हैदराबाद की। कहाँ की है भैया? हैदराबाद की है। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये हैदराबाद की कंपनी है और इसका नाम क्या है? कंपनी का भारत बायोटेक कंपनी है, जो जिन्होंने कोवैक्सीन बनाया है। और अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार ने लॉन्च की है कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए, वो है आपके सामने कोविन। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा आपके। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और बातें करते हैं और कुछ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो हाल ही में उस्ताद नहीं है, उस्ताद देबू का निधन हो गया। बहुत ही दुखद ये न्यूज़ है, बहुत दुखद न्यूज़ है ये किस क्षेत्र से थे? तो उस्ताद देबू आप लोग जानते होंगे उस्ताद देबू को, अगर नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूंगा आपको। तो उस्ताद देबू जो थे वो किस क्षेत्र से थे? तो वो नृत्य के क्षेत्र से थे, वो डांसर थे। और वो जो डांसर थे वो एक ऐसे डांसर थे जिनकी एक नई स्टाइल थी, और वो स्टाइल थी, और उस स्टाइल को बोलेंगे जो शैली है, वो शैली स्टाइल, डांस स्टाइल होती ना, तो उनकी शैली थी प्रयोग धर्मी शैली, प्रयोग धर्मी शैली। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। देखो एक क्वेश्चन पे कितने क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो उस्ताद देबू थे उनकी डांस स्टाइल क्या थी, या उनकी वो कौन सी शैली के नृत्यकार थे। तो एक बहुत अच्छे कलाकार जो प्रयोग धर्मी शैली के कलाकार थे। अब प्रयोग धर्मी शैली है क्या? एक्चुअली प्रयोग धर्मी शैली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कथक और कथकली, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इनका डांस स्टाइल था। इनका डांस स्टाइल क्या था? दोनों का कॉम्बिनेशन, कथक और कथकली। ठीक है, कथक क्या है? कथक उत्तरी भारत का डांस है, आपको पता होगा, उत्तरी भारत का डांस है। और कथक जो है आपको घिरनी खाना, आपने सुना होगा ना, इसको घिरनी खाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घिरनी खाना, घिरनी खाना, याद रखना है। ठीक है, घिरनी खाना मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, गोल गोल घूमते शक्तिमान की तरह। कैसे घूमते? शक्तिमान की तरफ गोल गोल घूमते, बता नहीं सकता आपको, गोल घूम करके, है ना। और इसमें घुटने बैंड नहीं होना चाहिए, आपके घुटने मुड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? घुटने मुड़ना नहीं चाहिए, गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है, अब इसके बहुत एक फेमस डांसर है, आपने नाम भी सुना होगा, आपको मैं अभी फोटो भी दिखाता हूँ उनका। ठीक है, और एक बहुत फेमस एक्ट्रेस जिसका नाम सुना होगा, धक धक गर्ल, सुना है? धक धक गर्ल्स किसको बोलते हैं? धक धक गर्ल का नाम सुना है? माधुरी दीक्षित। बच्चों क्या नाम है? माधुरी दीक्षित। और वो कौन सा डांस करती है? वो कथक डांस करती है। तो पंडित बिरजू महाराज, नाम सुना है इनका? बिरजू महाराज। ठीक है, और धक धक गर्ल्स मतलब माधुरी। ठीक है, कौन सा डांस करती है? कथक डांस करती है ना, याद है ना, कथक डांस करती है ये बंदी। ठीक है, अब कथकली की बात करें तो कथकली आपको पता ही होगा। कथकली नॉर्मली हम बात करते हैं कथकली की। कथकली ये केरल का डांस है। कहाँ का डांस है? केरल का डांस है। ठीक है, और इसमें 2 रंग लगाए जाते हैं चेहरे पर। जब डांस करते हैं तो उससे पहले 2 रंग लगाए जाते हैं, लाल रंग और कौन सा रंग? लाल रंग और हरा। ठीक है, लाल रंग जो है वो किसका प्रतीक है? वो बुराई का प्रतीक है ना, और ये अच्छाई का प्रतीक है। हरा रंग अच्छाई का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले उस्ताद देबू का जो है फोटो। तो आप ये देख रहे हैं उस्ताद देबू के बारे में। यहाँ पर आप ये बहुत अच्छे डांसर है ना, जो कौन सी शैली थी इनकी? प्रयोग धर्मी शैली। ठीक है, ये इनका डांस स्टाइल था, और वो कथक और कथकली का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, और ये हमारे पंडित बिरजू महाराज, और पंडित बिरजू महाराज जो है एक कथक डांसर है। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ बता दूं कि गुजरात में जो उस्ताद देबू जी हैं वो गुजरात में जन्मे थे, और इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये हमारे लिए दुखद की न्यूज़ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में फिक्की इंडिया ने
पुरुष वर्ग में वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना? अरे भैया, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फिक्की इंडिया ने। किसने? फिक्की इंडिया ने। ध्यान रखना क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है। फिक्की इंडिया, फिक्की इंडिया, ठीक है, फिक्की इंडिया। तो फिक्की इंडिया क्या है? ठीक है, फिक्की इंडिया के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते। तो फिक्की इंडिया की जो स्थापना हुई थी इसके बारे में बात कर लेते। स्थापना जो हुई इसकी 1927 में। कब? 1927 में। किसके बोलने पर याद रखना, तो गांधी जी के बोलने पर। किसके बोलने पर? गांधी जी। ठीक है, ठीक है, गांधी जी के बोलने पर किसने स्थापना की थी? तो याद रखना, मैं आपको नाम बता रहा हूं, घनश्याम दास बिड़ला, या घनश्याम बिड़ला बोल सकते हैं अपन। ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास। ठीक है, तो घनश्याम दास बिड़ला या और पुरुषोत्तम दास ठाकुर, इनके गांधी जी के बोलने पर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1927 में फिक्की इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखना। अभी अगर मैं बात करूं कि 2020-21 के जो इसके अध्यक्ष है, 2021 के जो इसके अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है उदय शंकर। क्या नाम है? उदय शंकर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिक्की इंडिया के अध्यक्ष कौन है सन 2020-21 के अध्यक्ष कौन है, सन 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है उदय शंकर। देखो एक क्वेश्चन और बन रहा है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। ये क्वेश्चन बन सकता है। घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने इसकी स्थापना की थी। और अध्यक्ष कौन है? तो उदय शंकर जी है। इसके अलावा अगर बोले कि किसका स्थान लिया है, या हम बोले 2019-20 की जो अध्यक्ष थी उनका नाम था संगीता रेड्डी। क्या नाम था? संगीता रेड्डी। मैंने बोला कि भाई मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना, गंदी राइटिंग है। ठीक है, आप भावनाओं को समझ लो, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बार बार रिवाइज करके भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो फिक्की इंडिया का आपका हो गया है पूरा, है ना। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा कि पुरुष वर्ग में, किसमें? पुरुष वर्ग में वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसमें? पुरुष वर्ग में। ठीक है, याद रखना, पुरुष वर्ग का पूछा है। तो पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पर आप नाम देख रहे होंगे, तो इनका नाम है बजरंग पुनिया। ठीक है, बजरंग पुनिया जबरदस्त आदमी है, जबरदस्त पहलवान है, पुरुष है यार। ठीक है, नाम से मत समझना बजरंग पुनिया। पुनिया मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि महिला ही होती है। बजरंग पुनिया पुरुष है। ठीक है, क्योंकि बोला भी गया यहाँ पे पुरुष खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फिक्की इंडिया द्वारा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो अब मैं थोड़ा इनके बारे में आपको कुछ और जानकारी दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस चीज को समझ लो, थोड़ा सा जानकारी और मैं आपको दे दूं। ठीक है, बजरंग पुनिया जी जो है, आपको एक और चीज बता दूं कि 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो मिला था, वो मिला था बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को। इसको मिला था बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को राजीव गांधी पुरस्कार मिला था 2019 का। ठीक है, और आपको एक और बात बता दूं बजरंग पुनिया के बारे में, तो 2018 में जो कॉमनवेल्थ हुए थे ना, 2018 में जो कॉमनवेल्थ हुए थे, कौन से कॉमनवेल्थ? 2018 में जो कॉमनवेल्थ हुए थे उसमें इन्होंने हमारे लिए क्या जीता था? हमारे लिए, भारत के लिए जीता था गोल्ड। भारत के लिए क्या जीता था? गोल्ड। और कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था 2018 का? इस चीज को भी ध्यान रखना। तो ये हुआ था गोल्ड कास्ट में। गोल्ड कास्ट कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, राइटिंग गंदी है, फिर से बोल रहा हूँ, राइटिंग गंदी है, बिल्कुल परेशान मत होना, आप इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है मेरे जिगर के टुकड़ों, तो इस चीज को समझ गए होंगे आप। एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि विराट कोहली जो है, विराट कोहली, अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि 2018 का राजीव गांधी अवार्ड, 2018, ठीक है, राजीव गांधी अवार्ड जो जीता था, वो जीता था चीकू और चानू। किसने? चीकू और चानू।
चानू। ठीक है, तो चीकू कौन है भाई साहब? चीकू कौन है? हमारे विराट कोहली है। विराट कोहली चीकू है ना। तो 2018 का राजीव गांधी अवार्ड किसने जीता? चीकू ने, यानी विराट कोहली। और साथ में कौन है? मीराबाई चानू, मीराबाई चानू या मीरा कुमारी चानू उनका सरनेम है, मुझे एग्जैक्ट तो चानू सरनेम याद है मुझे। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बजरंग पुनिया जो थे वो अभी हाल ही में इन्होंने, मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन था वो उसका आंसर था यहाँ पर बजरंग पुनिया। ठीक है, चलिए एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपसे अगर पूछा गया कि महिला कौन है भाई साहब, कौन है महिला, कौन है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसकी फिक्की इंडिया ने, फिक्की इंडिया की महिला पुरुष वर्ग में नहीं, महिला वर्ग में वर्ष 2019 की बता दूं आपको। ठीक है, 19 की बता दूं या आपको बता दूंगा विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी फिक्की इंडिया द्वारा, वो है ये बजरंग पुनिया है। देखो इनका फोटो आप देख रहे हो, बढ़िया सा टैटू लगा हुआ है हाथ पे। ठीक है, ये है वो महिला जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला खिलाड़ी रही है ना। इनका नाम है, देखो इनका नाम क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग नाम है ना। बोलने में झापड़ी बन जाएगी। ठीक है, बोलने में क्या होगा? बोलने में झापड़ी बन जाएगी। तो एलावेनिल वलारिवन, एलावेनिल वलारिवन। आप इनको नाम सुन के तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय नहीं है, लेकिन आपकी ये जो कंफ्यूजन है ये दूर कर दूं, ये इंडियंस है। ठीक है, ये भारतीय ही है और इनका नाम है एलावेनिल वलारिवन। और इन्होंने 2019 में भारत को शूटिंग में वर्ल्ड कप दिलाया था, जो रियो में हुआ था, और उन्होंने क्या दिलाया था? गोल्ड जीता था। ठीक है, इनका फोटो देखिए आप, यहाँ पर आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस मनाया गया। भ्रष्टाचार रोधी दिवस मनाया गया, प्रत्येक वर्ष ये कब मनाया जाता है? ठीक है, तो भ्रष्टाचार रोधी दिवस मतलब कि यार भ्रष्टाचार से निवारण रोधी। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार रोधी दिवस मनाया जाता है, मैं आपको बता दूं तो ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। ठीक है, तो दिसंबर की कुछ दिवस को हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। एक दिवस यानी 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। ठीक है, वैसे ही 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मृदा दिवस, सॉइल डे। ठीक है, वैसे ही आप अगर देखेंगे तो आपको बता दूं कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस। ठीक है बच्चे, और 9 को क्या मनाया जाता है? भ्रष्टाचार रोधी दिवस, वही रोधी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष को। ठीक है, बिल्कुल याद रखना आप यहाँ पर। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं आपको कि एशिया में यानी विश्व में अगर कहें हम लोग, एशिया में जो कहें सबसे भ्रष्ट देश, एशिया में सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? तो वो हमारा भारत है। एशिया में सबसे भ्रष्ट देश, अभी हाल ही की जो सूची आई थी उसमें सबसे भ्रष्ट देश जो था भारत, और सबसे भ्रष्ट जहाँ पर भ्रष्टाचार सबसे कम है वो था जापान। जापान सबसे जहाँ पर भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है वो जापान देश घोषित हुआ है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक नेटवर्क सेवा प्रदान करने के लिए किस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? ठीक है, अरे यार सार्वजनिक नेटवर्क, ठीक है, सार्वजनिक नेटवर्क सेवा प्रदान करने के लिए किस प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो है पीएम, मैं आपको बता दूं यहाँ पर पीएम वाणी। कौन सा? पीएम वाणी। ठीक है, पीएम वाणी को ये हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक नेटवर्क सेवा प्रदान करने के लिए किस प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो पीएम वाणी को दी है। आपको एक बार बताओ, प्रस्ताव कौन पारित करता है? प्रस्ताव पारित होता है कैबिनेट। ठीक है, जिसको आप मंत्रिमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के बारे में एक बात बता दूं आपको, इसको कैबिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल का जो संविधान में कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, मंत्रिमंडल का कोई संविधान में कोई जिक्र नहीं था, तो इसलिए 44वां संविधान संशोधन याद रखना बिल्कुल भी। 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 352 आर्टिकल 352 में इसको शामिल किया गया और तब से ही मंत्रिमंडल का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना, मैंने थोड़ा सा आपको नॉर्मली बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर। हाँ, एक और मैं बात बताऊं आपको, यहाँ पर एक और चीज मुझे याद आई है, तो पीएम वाणी।
ठीक है, तो इस वाणी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है कि पीएम वाणी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आप इसको भी लिख लीजिए, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक मेरे बच्चों, पब्लिक वाईफाई, वाईफाई, ए से एक्सेस, एन से नेटवर्क, नेटवर्क, और आई से इंटरफेस, इंटरफेस। ठीक है बच्चे, तो याद रखना पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये इसका क्या है, इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म है। और मेरे कलेजे के छिलको, आपको अगर ये पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो फटाफट शेयर भी करते जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस मनाया गया, प्रत्येक वर्ष एक कब मनाया जाता है, ये अभी हमारा डिस्कस हो चुका है, शायद वो गलती से फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो हो गया है रिपीट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में फेसबुक ने अपने डिजिटल मुद्रा, कौन सी मुद्रा, अब ये क्या भंडा है डिजिटल मुद्रा वाला, ठीक है, तो डिजिटल मुद्रा जो है का नाम लिब्रा से बदलकर क्या कर दिया। ठीक है, क्या हो गया, क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, डिजिटल मुद्रा का नाम लिब्रा से बदलकर क्या कर दिया गया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में कुछ चीजें। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए मैं अभी आपको बता देता हूं। तो ये डिजिटल मुद्रा का नाम लिब्रा से बदलकर कर दिया डायन, डायन, सॉरी डायन नहीं, डायम, डायम। ठीक है, लेकिन डायन से आप याद रख सकते हो। तो लिब्रा से बदलकर क्या कर दिया, लिब्रा से बदलकर क्या कर दिया, डायम। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। अब ये डिजिटल मुद्रा क्या होती है बच्चे, डिजिटल मुद्रा क्या होती है, मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी चीजें बता दूं। डिजिटल मुद्रा, डिजिटल मुद्रा वो होती है, डिजिटल मुद्रा वो होती है जिसको आप छू नहीं सकते, छू नहीं सकते। इसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। और क्रिप्टो करेंसी मतलब आभासी मुद्रा। ठीक है, जिसको आप छू नहीं सकते वो डिजिटल मुद्रा होती है, और डिजिटल मुद्रा इसी को कहते हैं। और एक जगह से दूसरी जगह से कंप्यूटर के माध्यम से या डिजिटल रूप से आप इसको हस्तांतरित कर सकते हैं, भेज सकते हैं, है ना, इसको छू नहीं सकते। ठीक है, और ये भारत में अभी वैध नहीं है। और इसके बारे में बात बता दूं मैं आपको, इसके जन्मदाता कौन है, इसके जनक कौन है, वो चीज भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके जनक सतोशी, इसका नाम लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सतोशी नाकामोतो, सतोशी नाकामोतो। ठीक है, सतोशी नाकामोतो इसके क्या है, जन्मदाता है क्रिप्टो करेंसी के, क्रिप्टो करेंसी का कहते हैं इसको। और क्रिप्टो करेंसी सबसे विश्व की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, तो उसका नाम भी लिख लीजिए आप, बिटकॉइन। कौन सी है, बिटकॉइन। विश्व की सबसे पहली, अगर बोले कि आपसे पूछा जाए कि डिजिटल मुद्रा पहली कौन सी है सबसे पहले, तो उसका नाम क्या है, बिटकॉइन है। आपको एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पर कि फेसबुक जो है, ठीक है, फेसबुक किसकी कंपनी है, तो इनका नाम है मार्क जुकरबर्ग, मार्क जकरबर्ग, मार्क जकरबर्ग। ठीक है, फेसबुक जो कंपनी वो मार्क जकरबर्ग की है। और लिब्रा से बदलकर इसका नाम क्या कर दिया गया, तो डायम कर दिया गया। डिजिटल मुद्रा कहलाती है, डिजिटल मुद्रा मतलब क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के जन्मदाता कौन है, सतोशी नाकामोतो है। और सबसे पहली विश्व की जो क्रिप्टो करेंसी है या फिर पहली डिजिटल मुद्रा जो है उसका नाम है बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और एक और चीज बता दूं कि फेसबुक ने अभी फिलहाल रिलायंस जियो सुना है आपने, रिलायंस जियो कौन नहीं जानता यार, रिलायंस जियो के साथ 9.99% की हिस्सेदारी की है। ठीक है, इतने हिस्सेदारी की है, 9.99 की हिस्सेदारी की है। इस चीज को भी ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और ये रहा आपके सामने विश्व आर्थिक मंच ने, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको बोलते हैं, वर्ष 2021 का वार्षिक सम्मेलन किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चीज को बहुत
अच्छे से समझना कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्वेश्चन एग्जाम में फंसता ही फंसता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिए, है ना। तो ये कहा हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब विश्व आर्थिक मंच ने वार्षिक सम्मेलन किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है 2021 में। जो वार्षिक सम्मेलन होने वाला है वो किस देश में होने वाला है, तो याद रखना बच्चों कि वो होने वाला है सिंगापुर में। ठीक है, कहाँ होने वाला है, सिंगापुर में होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि पहली बार एशिया में हो रहा है, पहली बार कहाँ हो रहा है, पहली बार हो रहा है एशिया में। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बार हो रहा है स्विट्जरलैंड के बाहर, स्विट्जरलैंड के बाहर, क्योंकि अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं, वो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और स्विट्जरलैंड में दावोस में होती है बैठक। ठीक है, दावोस में होती है बैठक, लेकिन इस बार कोविड की वजह से क्या हुआ कि स्विट्जरलैंड की जगह पर कहाँ पर हुई है, सिंगापुर में हुई है। कोविड का इफेक्ट आपको देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम एशिया में पहली बार और इस पूरी दुनिया में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि स्विट्जरलैंड के बाहर हो रही है। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ पहली बार तो एशिया में हो रही है, दूसरी बार भी सिंगापुर, दूसरी बार सिंगापुर में हो रही है। तो पहली बार कहाँ हुई थी, तो पहली बार अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में कब हुई थी, मैं आपको बता दूं, अमेरिका में कब हुई थी, तो 2002 में। ठीक है, अमेरिका में कब हुई थी, 2002 में हुई थी। और हमेशा कहाँ होती है, तो स्विट्जरलैंड में ही होती है हमेशा। लेकिन अमेरिका में क्यों हुई थी, मैं आपको इसका कारण बता देता हूँ। अमेरिका में इसलिए हुई थी, आपको याद होगा 9/11 का जो अटैक हुआ था, है ना, उसमें एकजुटता दिखाने के लिए अमेरिका में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब विश्व आर्थिक मंच की बैठक दी गई थी। ठीक है, एकजुटता दिखाने के लिए कि हम सब साथ हैं, हम इस मुश्किल भरे वक्त में अमेरिका के साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये चीज़ें मैंने आपको जो डिस्कस किया हूँ, ये आपको कैसे लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और ये हमारा पैराडाइज करियर एकेडमी, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है हमारा, फेसबुक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके लिए लेटेस्ट अपडेट हम वहाँ पर डालेंगे। और पैराडाइज करियर एकेडमी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।